हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। हम उन बच्चों को विशेष ध्यान तो दे सकते हैं लेकिन उन्हें अलग बैठाना गलत होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम उन बच्चों को भाषिक गतिविधियों में शामिल ही नहीं करेंगे तो वो सीख ही नहीं पाएंगे कुछ। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए अलग सिलेबस बना देंगे या अलग पुस्तकें बना देंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी कट जाएगा। डी, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, दृष्टिबाधित बच्चों को समझाने में हम उनको लिखित कार्य के अलावा अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग कर समझा सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2, बच्चों की अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। यहाँ पे बच्चे की अभिव्यक्ति मतलब वो अपनी बात को स्पष्टता कह सकें और अभिव्यक्ति कर सकें। तो सबसे कम प्रभावी तरीका यहाँ पे पूछा गया है। ए, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, या फिर बी, अपने अनुभवों का वर्णन, ये तो इम्पॉर्टेंट होगा। सी, बातचीत करना, ये भी महत्वपूर्ण है। डी, संवाद अदायगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो कम महत्वपूर्ण है जिसमें बच्चे की खुद की अभिव्यक्ति नहीं होगी या फिर कम होगी, वो है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है ए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना, या फिर बी, शब्दों को जोर जोर से बोलना, या फिर सी, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या फिर डी है समाचार पत्र का वाचन करना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है वह विभिन्न परिस्थितियों से बच्चों से संवाद अदायगी कराना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। शब्दों को जोर जोर से बोलने से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति में सुधार नहीं होने वाला, और कहानी को बोल बोल कर पढ़ने से भी अभिव्यक्ति में सुधार नहीं होगा, और सेम यहाँ पे समाचार पत्र का वाचन करने से भी मौखिक अभिव्यक्ति में वो खुद के विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी कट जाएगा। एक फर्स्ट ऑप्शन ही है जिसमें बच्चे खुद की बात या फिर जो उन्हें संवाद दिए गए हैं वो उन्हें बताएंगे। प्रश्न नंबर 3, वाणी और लेखन में मूल अंतर है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और होती है। तो यहाँ पे हमें भरना है। तो जो लिखित भाषा क्या होती है, चेतन होती है, चेतन स्तर पर देखी जाती है, और स्वाभाविक होती है, या फिर अचेतन, या फिर स्वाभाविक, या फिर सी, अचेतन या कालबद्ध, या फिर डी, सचेतन और कालबद्ध। तो जो वाणी और लेखन में मूल अंतर दिया है कि लिखित भाषा जो है वो सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। ए, प्रश्न पूछना, सी, परिचर्चा, बी, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या फिर डी, ये सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हम अगर सतत आकलन कर रहे हैं बच्चे का तो उससे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, परिचर्चा भी कर सकते हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। वैयक्तिक पठन को, या फिर बी,
सश्रुत पठन को, या फिर सी मौन पठन को, या फिर डी सामूहिक पठन को। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए जो बेहतर तरीका है वो है शब्द पढ़वाना, या फिर बी प्रश्नों के उत्तर पूछना, या फिर सी विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, या फिर डी सुने हुए दोहराने के लिए कहना, सुने हुए वाक्य को दोहराने के लिए कहना। तो यहाँ पे अगर हम बच्चे की मौखिक भाषा का सतत आकलन कर रहे हैं तो उनसे हम विभिन्न संदर्भों में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। शुद्धवर्तनी, बी सुलेख, या फिर सी श्रुतलेख, या फिर डी आशुभाषण। तो यहाँ पे जो शुद्धवर्तनी का मौखिक अभिव्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। शुद्धवर्तनी हम लिखने में प्रयोग करते हैं और सुलेख भी लिखा जाता है देख देख करके, और श्रुतलेख सुन के लिखा जाता है। तो यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति मतलब मुंह से बोलना। तो आशुभाषण जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 8, भाषा की घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, ऐसा नहीं है। बी सदैव समान हो सकती है। बच्चे की मातृभाषा अलग हो और जो विद्यालय में भाषा पढ़ाई जा रही हो वो अलग हो, तो सदैव समान नहीं हो सकती है। समान हो सकती है, या फिर डी सदैव अलग होती है। तो सदैव अलग भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा कि बच्चे की घर की भाषा जो है और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है वो समान हो सकती है। हो सकता है उसके घर पे भी हिंदी बोली जा रही हो और विद्यालय में भी हिंदी में पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा रहा हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 9, पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए। वर्णमाला से होना चाहिए, या फिर बी कहानियों से होना चाहिए, या फिर सी कविताओं से होना चाहिए, या फिर डी अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ जो है वो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 10, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। प्रमुख भाषाई कौशल होते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे सुनना है और बोलना है और लिखना है। हंसना जो है वो भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो नहीं आता है वही सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 11, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, या फिर बी विद्यालय से प्राप्त करते हैं, या फिर सी थोड़ा बहुत रखते हैं, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव जो है वो समाज और अपने परिवार से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश का अभिन्न अंग भी। यहाँ पे दो जगह डैश होगा, हमारी के बाद और वा के बाद। तो संस्कृति व चुनौतियों का अभिन्न अंग है, या फिर संस्कृति सभ्यता का अभिन्न अंग है बहुभाषिकता, या फिर 3 सभ्यता और साहित्य का, या फिर 4 संस्कृति और साहित्य का। तो बहुभाषिकता जो है वह हमारी पहचान भी है और हमारी संस्कृति सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में हैं, अनुपयोगी हैं, या फिर 2 सहायक हैं, या फिर 3 बाधक हैं, या फिर 4 निरर्थक हैं। निरर्थक बिल्कुल नहीं है, बाधक भी नहीं है। जो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में जो कार्टून, भाषण और विज्ञापन दिए होते हैं ये सहायक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न नंबर
14 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, या फिर वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, या फिर वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, या फिर वह अनुनासिक चिन्ह के प्रति लापरवाह है। तो जो सुहानी है उन्होंने 5 में भी अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया है, और किन्हें, आँखें में भी किया, और यहाँ पे दोनों में भी यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा हुआ दिखाई दे रहा है नाक के ऊपर। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि जो सुहानी है उसे अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना तो पता है, लेकिन उसने अति सामान्यीकरण कर दिया है। वह जहाँ पे अंक का स्वर निकलता है वहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अति सामान्यीकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 15 विद्यालय में भाषा शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, या फिर 2 बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, या फिर 3 बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या फिर 4 बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। तो अगर हम भाषा शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम कर रहे हैं विद्यालय में, तो हम बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना महत्वपूर्ण मानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 16 कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं डैश को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। समझने को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, या फिर पढ़ने, या फिर लिखने, या फिर रटने। तो जब कई बार बच्चे विद्यालय आते हैं तो वो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17 किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? शब्दावली को सीखना और विषय को सीखना, या फिर अवधारणाओं को सीखना, या फिर विषय वस्तु को सीखना, या फिर 3 विषय वस्तु को सीखना, उपयोगी को सीखना, या फिर 4 अवधारणाओं को सीखना, या फिर शब्दावली को सीखना। तो किसी विषय को सीखने का मतलब यह है कि हम उसकी अवधारणाओं को सीखें और विषय वस्तु को सीखें। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 18 प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या फिर 4 उसकी लेखन क्षमता का आकलन। अगर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन कर रहे हैं तो हम उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 19 इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ए श्रुतलेख, या फिर भाषा आकलन में पूछा गया है। 2 कहानी कहना, या फिर 3 कहानी लिखना, या फिर 4 घटना वर्णन। श्रुतलेख मतलब कि सुन के लिखना, इससे भाषा का आकलन नहीं होगा। कहानी कहने से भी भाषा का आकलन नहीं होगा। जो कहानी होगी बच्चे बस उसी को दोहरा देंगे। और यहाँ पे 3 कहानी लिखने से भी भाषा का आकलन नहीं होगा। अगर हम किसी घटना का बच्चों से वर्णन करवाएंगे तो सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा गया है, तो सबसे कम घटना वर्णन भी एक प्रभावी तरीका है। कहानी लिखने में भी बच्चे की भाषा का आकलन होगा, और कहानी कहने में भी भाषा का आकलन थोड़ा बहुत होगा, लेकिन श्रुतलेख में बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बच्चे सुनेंगे बस वो लिख देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो सबसे कम प्रभावी तरीका, तो ऑप्शन ए सही हुआ। प्रश्न नंबर 20 आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार निराधार है, पूर्णतः सही है, या फिर 3 अंशतः सही है, या फिर 4 पूर्णतः गलत है। तो
आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार जो है पूर्णतः सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 21, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। लिखित परीक्षा के आधार पर, या फिर अवलोकन के आधार पर, या फिर 3 पोर्टफोलियो के आधार पर, या फिर 4 जांच सूची के आधार पर। तो अगर रीमा ने, जो टीचर हैं, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन जो है वो क्रमिक प्रगति का ब्यौरा किस में होता है? पोर्टफोलियो में होता है, जिसमें हम बच्चे की क्रमिक प्रगति का ब्यौरा रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 22, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। चित्र बनाना, या फिर 2 वाक्य लिखना, या फिर 3 शब्द लिखना, या फिर 4 अक्षर बनाना। तो पहली कक्षा में चित्र बनाना, जिसे स्क्रिबलिंग बोलते हैं, बच्चे ऐसे से कॉपी में कर देते हैं, तो वह भी लिखने के अंतर्गत माना जाता है पहली कक्षा में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 23, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, या फिर 3 संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, या फिर 4 अक्षरों की पहचान करना। तो पहली कक्षा में जो है, अगर पहली कक्षा में नहीं, प्राथमिक स्तर पर सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण जो होता है वो है पढ़ने का उद्देश्य। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 24, भाषा अर्जन क्षमता किससे साथ संबंधित है? ए ब्रूनर के साथ, बी पियाजे के साथ, सी चॉम्स्की के साथ, या फिर डी स्किनर के साथ। तो भाषा अर्जन क्षमता की जो बात करते हैं वो है चॉम्स्की। इनके अनुसार LAD, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, बच्चे के लेफ्ट ब्रेन में होता है, और या बच्चे के 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। बच्चे जो भाषा उन्हें 5 साल के अंदर उनके परिवेश में बोली जाती है, वो बच्चे वह भाषा जल्दी ग्रहण कर लेते हैं भाषा अर्जन क्षमता के कारण, ऐसा चॉम्स्की का मानना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 25, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर की बात की गई है तो टेलीविज़न महत्वपूर्ण है, या फिर कंप्यूटर, या फिर बाल साहित्य, या फिर 4 समाचार पत्र। तो प्राथमिक स्तर पर बात की जाए भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण है, तो वो है बाल साहित्य। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।